हाँ जी, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं योग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने योग पढ़ना शुरू कर दिया था। योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति, ये हम पढ़ रहे थे। और अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि योग की डेफिनेशन क्या है, जिसमें हमने कहा था कि योग जो है वो युज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है। और योग हम बार बार, कितनी बार हमने रिपीट किया कि योग जो है वो कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो कोई जिम की तरह नहीं है, वो एक शारीरिक व्यायाम से काफी अधिक है। वो मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक तत्वों के विकास और शारीरिक तत्वों के विकास पर ध्यान देती है। और योग जो है वो दुखों से छुटकारा और सुख की लालसा पर केंद्रित है। और हमने ये भी देखा कि योग का इतिहास क्या है। तो हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्राएं हैं, वहां से हमें योग के प्रचलन का संकेत मिलता है। लेकिन प्रारंभिक रूप से, व्यवस्थित रूप से किसने बताया कि योग जो है उसके बारे में व्यवस्थित रूप से किसने बताया? तो पतंजलि के योग सूत्र के अंदर इसका व्यवस्थित उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर पतंजलि ने अष्टांगिक योग का जिक्र किया, योग के 8 तत्वों का जिक्र किया। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भगवत गीता में योग के 3 प्रकार बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ठीक है। तो हमने देखा कि 3 योग जो है वो भगवत गीता के अंदर भी बताए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी परिभाषाओं के बारे में देखा कि अलग अलग लोगों ने योग की क्या अलग अलग परिभाषाएं दी है। महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है? महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग एक समाधि है। और हमने ये भी देखा था कि योग का अंतिम तत्व जो है ना, वो समाधि है। हालांकि इन्होंने कहा है, हमें इनकी बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इस बात की भी काफी एक वैल्यू है, क्योंकि वो योग को परिणाम के रूप में देख रहे हैं। वो योग को किस रूप में देख रहे हैं? परिणाम के रूप में देख रहे हैं। जबकि पतंजलि के अनुसार समझा जाए तो योग एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। जबकि महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं? योग एक समाधि है। ठीक है। योग का जो अंतिम उद्देश्य है, जो परिणाम है, वो क्या होना चाहिए? वो समाधि होना चाहिए। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है? योग एक समाधि है। उसके अलावा पतंजलि ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो कि हम लगातार, मन जो चंचल है, जो कि बार बार अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है, उसको कंट्रोल करना, उसको निरोध करना, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही क्या है? योग है। किसने कहा ऐसा? महर्षि पतंजलि ने कहा। ठीक है। और भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? योग क्रमशु कौशलम, यानी कि कार्यों को कुशलता पूर्वक करना ही क्या है? योग है। फिर हमने देखा कि अंतरराष्ट्रीय रूप से इसे 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार्यता प्राप्त हुई थी। और 21 जून 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो वो मनाया गया। 2018 के योग दिवस के बारे में, जो कि चौथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था, उसके बारे में हमने देखा कि उसकी थीम क्या थी? योगा फॉर पीस। 2019 वाले की भी हमने जो वो थीम देखी, वो क्या थी? योगा फॉर आपको बताया था, योगा फॉर हार्ट। ठीक है। और अभी 2020 और क्लाइमेट एक्शन, 2019 वाले की एक और क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। इस पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बताया था। और 2020 वाले की, जो कि लेह लद्दाख के अंदर होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो कहाँ से बनाया गया? अगला घर से ही बनाया गया। इसलिए इसकी थीम रखी गई योगा फ्रॉम होम, या फिर एक रखी गई योगा फॉर हेल्थ। ठीक है। तो योगा फॉर पीस, योगा फॉर हार्ट एंड योगा फॉर हेल्थ। ठीक है। तो योग के 3 अलग अलग उद्देश्य हैं। यहां तक जो है वो हम पढ़ चुके थे। अब इसके आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके महत्व के बारे में। क्या देखेंगे? योग के महत्व के बारे में। ठीक है। योग का क्या महत्व है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योग के महत्व को बताइए। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अब चूंकि आपको पता है कि योग का जो हमारा सिलेबस है, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए ज्यादातर संभावना क्या है कि योग का महत्व यदि पूछा जाएगा तो कितने नंबर में पूछा जाएगा? 5 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन जब वो पूछा जा सकता है। ठीक है। अब योग के क्या क्या महत्व हो सकते हैं? तो एक तो तरीका हो सकता है कि आप योग के महत्व को 1 2 3 4 के पॉइंट के अंदर डायरेक्टली बता दो। दूसरा है कि आप इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर लो, आप इसको थोड़ा सा श्रेणीबद्ध कर लो। यानी कि इसके अंदर हम एक बता रहे हैं शारीरिक महत्व, फिर हम इसमें बता रहे हैं कुछ मानसिक महत्व, फिर हम इसमें बता रहे हैं कुछ सामाजिक महत्व, और एक हम इसमें बता रहे हैं आध्यात्मिक महत्व।
ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कैटेगराइज जो है वो कर सकते हो। सबसे पहला हम बात करें यदि शारीरिक महत्व के बारे में, तो योग के क्या शारीरिक महत्व है? आप खुद से बताओ कि जब कोरोना काल चल रहा था, कोविड की जब परिस्थितियां थी, तब हम कह रहे थे कि यदि कोरोना से बचना है, यदि कोविड से बचना है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना होगा, हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। अब इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें? तो कभी योग करो, योग करो, आयुर्वेद का यूज करो, काढ़ा पियो, इन सब चीजों से अपनी इम्यूनिटी जो वो बढ़ती है। तो इसका शारीरिक महत्व क्या हो गया? इससे प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो इंप्रूव होता है। और बताओ योग के और क्या महत्व हो सकते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। अब योग के अंदर हम देखेंगे, योग का एक प्रकार होता है आसन। आसन यानी कि हमें अपनी भुजाओं को, हमें अपनी जो शरीर की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। वो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, वो मजबूत होती है, यानी कि इससे हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। इससे शरीर को लचक प्रदान होती है, या फिर यूं कहें कि इससे शरीर जो है वो लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है। यदि आप योग को अच्छे से कर पाते हैं, चक्रासन कर पाते हैं, धनुरासन कर पाते हैं, यदि हथेलियों को पूरी तरीके से जमीन पर लगा सकते हैं, यानी कि आपका शरीर जो है वो अधिक फ्लेक्सिबल है, अधिक लचीला है। जो व्यक्ति इन सब कार्यों को नहीं कर पाता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता है। तो योग का एक महत्व क्या हो गया कि ये शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रदान करता है। और हम क्या कह सकते हैं? तो ये शारीरिक सुंदरता जो है वो भी प्रदान करता है। ठीक है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए? शारीरिक योगदान हो गए, शारीरिक महत्व हो गए। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियां और मांसपेशियां इससे मजबूत रहती है, शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान होती है, लचक जो है वो प्रदान होती है, शारीरिक सुंदरता के लिए ये महत्वपूर्ण है, रक्त प्रवाह को ये बेहतर बनाता है। तो ये सब इसके शारीरिक योगदान हो गए, महत्व हो गए। इसके अलावा मानसिक महत्व क्या है? मानसिक महत्व बताओ। हम जब भी पढ़ते हैं तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, हो सकता है कि आपने बिहेवियर पढ़ लिया होगा, तो बिहेवियर के अंदर हम पढ़ते हैं कि तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि योग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए योग? तो इससे हमारा तनाव जो है वो कम होता है। और जब भी आपसे पूछा जाए पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, तो उसके लिए भी योग, कई सारे अलग अलग प्रकार के योग है जो कि किए जाने चाहिए। तो इससे क्या होता है? शरीर की एकाग्रता बढ़ती है। क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन जो वो बढ़ता है। एकाग्रता बढ़ेगी तो क्या होगा? स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। ठीक है, एकाग्रता बढ़ेगी तो स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, मेमोरी पावर जो वो भी बढ़ेगी, और इससे तनाव जो है वो कम होगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए? मानसिक महत्व हो गए। स्मरण शक्ति बढ़ती है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, हृदय संतुलित रहता है। तो ये सारी चीज की क्या होगी? मानसिक महत्व। इसी प्रकार से सामाजिक महत्व की बात करें, सामाजिक महत्व यानी कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बैलेंस है, मानसिक रूप से संतुलित है, तो उसके अंदर कई सारे सामाजिक गुणों का विकास होता है। जो सोशल क्वालिटीज होती है, सोशल वैल्यूज होती है, वो डेवलप इसके अंदर होती है। तो इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक संबंधों का, सोशल रिलेशन जो है वो भी इससे बनते हैं। तो सामाजिक के अंदर क्या आ जाएगा? सामाजिक गुणों का और सामाजिक मूल्यों का विकास इसके अंदर, गुणों का विकास इसके अंदर होता है। फिर आ गया आध्यात्मिक। आध्यात्मिक की तो हम बात कर ही रहे हैं कि योग जो है उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? अंतिम उद्देश्य उसका समाधि है। समाधि यानी कि मोक्ष की प्राप्ति। तो इसीलिए आध्यात्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि ध्यान को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, इसी के लिए हम कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक रूप से समाधि को प्राप्त करने के लिए योग आवश्यक है। आध्यात्मिक गुणों का इससे विकास होता है। जो मैं कहते हैं कि समाज के अंदर एथिकल और मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, वो भी इससे जो वो डेवलप होती है। ठीक है, तो ये योग का महत्व हुआ, योग का योगदान हुआ, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। इसके अलावा आप एक और एंगल भी देख सकते हो, इसका एक राष्ट्रीय महत्व भी है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। नेशनल इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है। योग जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है, कि योग के माध्यम से दुनिया भर के अंदर भारत की इस अमूल्य विरासत को स्वीकार किया गया। योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन, ये सब भारत की विरासत है। ये भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आजकल जैसे आप देख रहे होंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी,
वैक्सीन डिप्लोमेसी यानी कि वैक्सीन जो है वो भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य कर रहा है। भारत अलग अलग देशों के अंदर जब वैक्सीन भेज रहा है तो भारत की छवि जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंप्रूव हो रही है, सुधर रही है, कि दुनिया भर के जो देश है वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत से हमें शायद वैक्सीन जो है वो प्राप्त होगी। इसी प्रकार से योग जो है वो भी भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रीय गौरव। क्या? राष्ट्रीय गौरव, नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय गौरव के लिए भी महत्वपूर्ण है भाई। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि भारत की अमूल्य विरासत है, भारत ने ये दुनिया को भर को ये ज्ञान जो वो दिया है, तो इससे हमें एक राष्ट्रीय गौरव की भावना जो वो भी आती है। तो हम ये योग के महत्व के बारे में कह सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, देख लेते हैं। शारीरिक महत्व, शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है, एनहेंस द फिजिकल ब्यूटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, इंप्रूव द ब्लड फ्लो, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, स्ट्रेंथन्स द बोन्स एंड मसल्स, शरीर को लचक प्रदान करता है, यानी कि प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसको आप ये भी लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी लिख सकते हो, इंग्लिश के अंदर लिखना चाहो तो इसको और क्या लिख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, शरीर को जब वो लचक प्रदान करता है, लचीला जो बनाता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो वो प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया इसके शारीरिक महत्व के बारे में। मानसिक महत्व, एकाग्रता को बढ़ाता है, तनाव चिंता को कम करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, और सहन शक्ति को, जो शरीर की टॉलरेंस पावर होती है उसको भी योग जो वो बढ़ाता है। सोशल इंपॉर्टेंस, सामाजिक गुणों के विकास में सहायक है, सामाजिक संबंधों को ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक महत्व, व्यक्ति में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करता है, नैतिक एवं आचारिक मूल्यों के विकास में भी ये सहायक है। ठीक है, जो सोशल वैल्यूज होती है ना, उसके अंदर सहायक है। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि ध्यान को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अंदर राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय महत्व जो था वो नहीं लिखा हुआ, वो आप अपडेट कर लेना। राष्ट्रीय महत्व भी इसका है। क्या है वो राष्ट्रीय महत्व? तो राष्ट्रीय गौरव और सॉफ्ट पावर। ठीक है, ये 2 पॉइंट लिख लेना, राष्ट्रीय महत्व हेडिंग लगाना और 2 पॉइंट लिख लेना, एक तो राष्ट्रीय गौरव और एक सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो ये हुआ इसके महत्व के बारे में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो पतंजलि की जो योग सूत्र है उसमें अष्टांगिक योग का उल्लेख किया गया है। पतंजलि की जो योग सूत्र है उसके अंदर अष्टांगिक योग का उल्लेख जो वो किया गया है। इसके अंदर योग के 8 प्रकार बताए गए हैं। योग के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है मूलतः किस पे चलेगा? उन 8 प्रकारों पर ही चलेगा। आज की क्लास के अंदर हम यम तक पढ़ लेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। तो वो 8 जो प्रकार हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पतंजलि के योग सूत्र के अंदर बताए गए 8 तत्वों को बताइए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो 8 तत्व? सबसे पहला यम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये 8 तत्व हैं जो कि पतंजलि ने अपनी योग सूत्र के अंदर बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक को हम काफी डिटेल के अंदर देखेंगे तो ज्यादातर चीजें जो आपको वहां से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8 प्रकार है मोटा मोटी। सबसे पहले तो हम इन 8 प्रकारों का, 8 तत्वों का नाम पता होना चाहिए। अब महर्षि पतंजलि ने क्या किया है, इनकी जो तुलना है वो एक वृक्ष के माध्यम से की है, एक ट्री से की है, एक पौधे से, एक वृक्ष से की है। ठीक है, जिसके अंदर यम को कहा गया है कि ये है जड़ और ये है नियम, है तना। यानी कि जिस प्रकार से एक वृक्ष के लिए जड़ जो है, रूट जो है वो काफी महत्वपूर्ण होती है, वो एक फाउंडेशन के रूप में कार्य करती है कि बिना जड़ के आप पेड़ को, वृक्ष को आगे नहीं बढ़ा सकते। उसी तरीके से योग के अंदर भी जड़ के बिना योग आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि यम और नियम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यम और नियम को डूज एंड डोंट्स भी कहा जाता है। जैसे कि भाई आपको कोई भी एग्जाम देना है या फिर कुछ भी करना है तो हम कहते हैं कि भाई कुछ डूज एंड डोंट्स है इस चीज के, यानी कि ये कुछ तो करना चाहिए और ये कुछ नहीं करना चाहिए। आप एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे हो तो आपको डूज क्या है कि आपको रोल नंबर लेके जाना है, आपको आईडी कार्ड लेके जाना है, ये क्या है? डूज है। और आपको कोई भी मोबाइल नहीं लेके जाना है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो नहीं लेके जाना है, ये क्या है? डोंट्स है।
तो यम और नियम को उसी प्रकार से डूज एंड डोंट्स के रूप में परिभाषित किया जाता है कि ये जो है वो योग के आधार हैं, फाउंडेशन है। इसीलिए ये वृक्ष में से इनकी तुलना किससे की गई है? जड़ और तना से इसकी जो तुलना की गई है। ठीक है, इसको कहा गया है ब्रांचेस यानी कि शाखाएं। इसको कहा गया है पत्तियां यानी कि लीव्स। प्रत्याहार को कहा गया है छाल यानी कि बार्क। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा है उसको कहा गया है पोध यानी कि सैपलिंग। ध्यान को कहा गया है फूल यानी कि फ्लावर। और समाधि को कहा गया है फल, फ्रूट। जिस प्रकार से हमें अंतिम रूप से फल चाहिए, एक वृक्ष के माध्यम से हमें क्या चाहिए? फल चाहिए। हालांकि उसके सारे तत्व जो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फाइनल रूप से क्या चाहिए? तो फल चाहिए। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हमें सिलेक्शन का फल चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से योग के रूप में फल क्या है? जो कि महर्षि वेदव्यास कहते हैं समाधि। ठीक है, इसलिए समाधि को क्या कहा गया? फल कहा गया। ध्यान को क्या कहा गया? फूल यानी कि फ्लावर कहा गया। धारणा को पौध, सैपलिंग। पौध यानी कि जिससे फल निकलना शुरू होता है, जो बिल्कुल बेसिक पार्ट होता है, उसको कहते हैं पौध। ठीक है, प्रत्याहार यानी कि छाल। छाल जो कि पेड़ के बाहरी जो आवरण पर होती है वो क्या हो गई? छाल हो गई। इसको क्या कहते थे? बार्क। ठीक है, तो ये 8 प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। एक एक पॉइंट जब आपको याद हो जाना चाहिए। इसकी जो तुलना है वो वृक्ष में किससे की गई है वो भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये है वो 8 प्रकार। ठीक है, सबसे पहले रूट्स, यम। ठीक है, और फिर नियम, बार्क, प्रत्याहार, फिर धारणा, ब्रांचेज, आसन, पत्तियां, प्राणायाम, फ्लावर, ध्यान और फ्रूट, समाधि। ठीक है, तो ये 8 प्रकार है। इनको आप अलग अलग जब वो लिख लेना। ठीक है, यम रूल नहीं है, ये देखो हमारे ट्रांसलेशन की गलतियां हैं। इसको इंग्लिश में आप रूल नहीं लिखोगे, इसको क्या लिखोगे? नियम ही लिखोगे। ये सब देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये चीजें अब इंग्लिश की बजाय हिंदी में ही लिखनी पड़ती है। अब आप इसको ट्रांसलेट जो वो नहीं कर सकते कि नियम को रूल लिख दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान को मेडिटेशन जरूर लिख सकते हो क्योंकि ध्यान को मेडिटेशन कहते हैं। इसके अलावा आपको इन्हीं शब्दों का यूज करना है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, अब यदि हम एक एक पर चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे यम के बारे में। सबसे पहली बात किसके बारे में करेंगे? यम के बारे में। ठीक है, तो ये हमने 8 तत्व देखे। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर चीजों को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या आती है? यम। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यम का क्या अर्थ होता है? ये डूज एंड डोंट्स हैं, ये आधार है, फाउंडेशन है, बेसिक्स है कि ये सब चीजें आपको मानव बिहेवियर के अंदर, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर, मानव व्यवहार के अंदर ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी आप योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा आप योग की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे, काफी सारी प्रॉब्लम्स जो वो आपको आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिक्स हैं कि आपको योग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो यम के अंदर 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। और वो 5 तत्व आपके जाने पहचाने हैं, आपने कई बार आपने पढ़े होंगे। जब आपने एथिक्स पढ़ा होगा तब भी पढ़े होंगे, गांधी के द्वारा आपने जैन पढ़े होंगे तब भी पढ़े होंगे। सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है, तो वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला सत्य। सत्य यानी कि हमें हमेशा सत्यवादी होना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, अपने वचनों के प्रति, हमारे जो कंडक्ट हैं, हमारे जो बिहेवियर हैं, उनके प्रति हमें जो है वो सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आ गया? सत्य। दूसरा अहिंसा। अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का मतलब केवल और केवल मार काट से नहीं है। हिंसा मतलब कि किसी भी प्रकार की हिंसा की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। असत्य का मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करना। असत्य का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह मतलब संग्रह
नहीं करना, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पता ही है, वासनाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। तो यम के अंदर 5 तत्व बताए गए हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो योग के हमने 8 तत्व देखे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें सबसे पहला है यम। यम क्या होता है? तो डूज एंड डोंट्स है, यानी कि बिहेवियर है कि किस प्रकार से हमें बिहेव करना चाहिए, यानी कि मन, कर्म, वचन, इन पर नियंत्रण क्या है? तो यम कहलाता है। मन पर, वाणी पर, कर्म पर, इन पर नियंत्रण क्या कहलाता है? तो यम कहलाता है। और इसके कितने तत्व हैं? तो इसके 5 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो ये 5 तत्व हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सामान्य बातें जो आपने पढ़ रखी हैं इतने दिनों से वही होगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया यम। यम के 5 तत्व हो गए, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। सबसे पहले अहिंसा, असत्य, कुछ भी नहीं है, सेम बातें, इसमें जो कुछ भी बताने लायक है नहीं, ठीक है। आपको पता है सत्य क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, असत्य क्या होता है। असत्य मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब कि अपरिग्रह, अपरिग्रह नहीं है, अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह मतलब कि संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना, कि जो फिजिकल डिजायर्स है उसके पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, जो भौतिक वस्तुएं हैं उसका संग्रह नहीं करना चाहिए, कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा कपड़े होने चाहिए, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां होनी चाहिए, एक ऑडी होनी चाहिए 1953 नंबर की, मर्सिडीज होनी चाहिए, ऐसे बहुत ज्यादा जब वो नहीं सोचना चाहिए, संग्रह जब वो नहीं करना चाहिए। ऐसा किसमें कहा गया? योग के अंदर कहा गया। आप खुद से बताओ, करना चाहिए क्या? और इस उम्र के अंदर तो थोड़ा बहुत तो सोचना ही चाहिए, फिजिकल चीजों के बारे में सोचोगे तभी पूरे कर पाओगे, ठीक है। तो संग्रहण की प्रवृत्ति जो वो नहीं रखनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। जीवन में व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं के पीछे, व्यक्ति को भौतिक आवश्यकताओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। ब्रह्मचार्य यानी कि व्यक्ति को विषय कार्यों से, यानी कि विषय वासनाओं से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न जो वो करने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आसन के बारे में, सॉरी यम के बारे में, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम नियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। अब मैं नियम को अगली क्लास में क्यों रख रहा हूँ, करने को तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ बहुत काम की चीजें हैं जो कि अपने लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कशन करना चाहते हैं, इसलिए उसको अलग क्लास के अंदर रखना मुझे ज्यादा जरूरी लग रहा है, ठीक है। अभी हम नियम को देखेंगे, जिस प्रकार से यम है उसी प्रकार से क्या है? नियम है। अभी हमने बात की, ये भी क्या है? डूज एंड डोंट्स है, कि कुछ कार्य करने चाहिए और कुछ कार्य जो आपको नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो सदाचार और सदव्यवहार के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सदाचार और सदव्यवहार के माध्यम से करनी चाहिए, वो आपके लक्ष्य प्राप्ति के अंदर महत्वपूर्ण होते हैं, उसी को क्या कह देते हैं? नियम कह देते हैं, ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधान, नियम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नियम क्या है, तो वो एक सुक्ति के माध्यम से बताते हैं कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर, प्राणिधान, नियमा। तो इन सब को वो कहते हैं कि नियम है। तो नियम के अंदर महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं? तो ये 5 तत्व जो है वो बताते हैं। कौन कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर यानी कि स्वाध्याय और ईश्वर, प्राणिधान। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि नियम होता क्या है। तो नियम जैसे जिस प्रकार से डूज एंड डोंट्स होते हैं उसी का एक पार्ट है। महर्षि पतंजलि ने वृक्ष में इसकी तुलना किससे की है? तो इसकी तुलना जो है वो तने से की है, ठीक है। इसके कितने तत्व होते हैं? तो इसके भी 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला शौच, शौच यानी कि शुद्धि। दूसरा संतोष, संतोष आपको पता ही है, संतुष्टि, है ना, हमें सेटिस्फाई जो है वो चीजें से रहना चाहिए। तीसरा तप, तप यानी कि तपस्या करना, तपस्या करना यानी कि आप जब तक जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उसको, चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो तीसरा कौन सा हो गया? तप। चौथा हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि नाम से क्या लग रहा है? अध्याय, अध्ययन, अध्ययन करना। किन का अध्ययन करना? जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, इन सब का अध्ययन करना, जिससे कि हम अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। और नेक्स्ट है ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। अब इसके अंदर हम कुछ
बहुत अच्छी बातें ईश्वर प्रणिधान के अंदर जो वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी की क्लास के लिए आप ये समझ लो कि नियम क्या होता है। तो नियम 5 चीजें होती है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये क्या होते हैं? नियम होते हैं। ठीक है, ये 5 चीजें हो गई। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी तक का हम क्या पढ़ चुके हैं योग के अंदर? तो योग में हमने पढ़ा योग का महत्व क्या है। योग के महत्व में सबसे पहले शारीरिक महत्व क्या है। शारीरिक महत्व के अंदर ये शरीर को लचक प्रदान करता है, शरीर को सुंदरता प्रदान करता है, हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां जो है वो मजबूत होती है, रक्त प्रवाह जो इससे बेहतर बनता है। ठीक है, ये सब पढ़ा। मानसिक महत्व में क्या पढ़ा? मानसिक महत्व के अंदर एकाग्रता बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, तनाव जो है वो कम होता है, सहनशीलता जो है, सहन शक्ति जो वो बढ़ती है। सामाजिक महत्व पढ़े। सामाजिक महत्व के अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक जो संबंध है, सोशल रिलेशन जो है वो इंप्रूव होते हैं। आध्यात्मिक विकास के अंदर क्या पढ़ा? आध्यात्मिक महत्व में क्या पढ़ा? इससे जो है वो आध्यात्म का विकास होता है, आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, ध्यान की ओर बढ़ने के अंदर ये हमें सहायता करता है। और इससे जो सोशल एथिकल वैल्यूज और मॉरल्स जो हैं वो भी इसमें भी ये जो है वो सहायक है। फिर हमने पढ़ा राष्ट्रीय महत्व क्या है। तो ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है, हमारे लिए नेशनल प्राइड का जो वो इशू है, विषय है। ठीक है, और दूसरा की सॉफ्ट पावर, भारत की सॉफ्ट पावर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता कब मिली, स्वीकार कब किया गया? तो 11 दिसंबर 2014 को जो है वो इसको स्वीकार किया गया। और पहला जो योग दिवस है वो 21 जून 2015 को मनाया गया। और लास्ट क्लास में वैसे हमने चर्चा की थी 21 जून को ही क्यों? तो माइथोलॉजी है, पौराणिक घटना है, पौराणिक कथा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जो कि आदि योगी जिनको कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान दिया था। ठीक है, इसीलिए उनका नाम क्या है? आदि योगी भी है। ठीक है, फिर हमने कहा कि महर्षि पतंजलि ने 8 तत्व बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनकी जो तुलना है वो वृक्ष के माध्यम से की है, जिसके अंदर यम मतलब कि रूट यानी कि जड़, नियम यानी कि तना यानी कि ट्रंक, आसन यानी कि ब्रांचेस शाखाएं, प्राणायाम यानी कि पत्तियां यानी कि लीव्स, प्रत्याहार यानी कि छाल यानी कि बार्क, और धारणा यानी कि पौध सैपलिंग, और ध्यान यानी कि फूल फ्लावर, और समाधि यानी कि जो अंतिम रूप है फल फ्रूट के रूप में हमने इसको देखा। ठीक है, फिर हमने कहा कि यम और नियम क्या होते हैं? तो डूज एंड डोंट्स हैं। ठीक है, मन कर्म वचन इन पर जो है संयम रखना ही क्या कहलाता है? यम कहलाता है। यम के हमने 5 पार्ट देखे, 5 तत्व देखे। वो कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, असत्य, असत्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानी कि विषय वासनाओं पर नियंत्रण रखना। ये हमने यम के 5 तत्व देखे। ये आप जैन फिलोसॉफी के अंदर भी देखते हो, या आपके महात्मा गांधी जो है उन्होंने भी इन बातों को जो फॉलो किया था, उन्होंने बताया भी था। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नियम। नियम के अंदर महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? नियम क्या है? तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान यानी कि स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान क्या है? स्वाध्यायेश्वर प्रणिधान। 5 तत्व होते हैं इसके, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी कि शुद्धता, तो ये आंतरिक शुद्धि पर भी बल देता है, इंटरनल प्योरिटी पर भी ये जो वो बल देता है। दूसरा हो गया हमारे संतोष, सेटिस्फाई होना, हमें भौतिक वस्तुओं के पीछे बहुत अधिक नहीं भागना चाहिए, और सेटिस्फाइड जो वो रहना चाहिए। तप यानी कि तपस्या करना, और स्वाध्याय यानी कि जो वैदिक शास्त्र होते हैं, वेद होते हैं, पुराण होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनकी शिक्षाओं को जीवन के अंदर फॉलो करना क्या कहलाता है? स्वाध्याय कहलाता है। और जो अंतिम जो था वो ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल के अंदर चीजों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छे से रिविजन किया करो घर पे बैठ के। ठीक है, ओके, बहुत बहुत